बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात, अभी आज हमारा टेक्निकल इंडिकेटर्स शुरू हो रहे हैं। समझ रहे, टेक्निकल इंडिकेटर में ज्यादा इम्पोर्टेंस ये है कि हम प्राइस एक्शन की डिटेल्स हमारे पास हो, प्राइस एक्शन की अच्छी तरीके से मालूमात हो। अगर प्राइस एक्शन का नॉलेज सही है तो हम टेक्निकल को समझ सकते हैं, वरना टेक्निकल बेस्ड एंट्री कभी कभार अगर प्राइस एक्शन की मालूमात के बगैर टेक्निकल को देखते हुए फौरन एंट्री लेंगे तो आम तौर पर होगा ये कि नुकसान का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि टेक्निकल इंडिकेटर के साथ साथ हम क्या करें, हम प्राइस एक्शन पर भी नजर रखें। अभी तक हमने प्राइस एक्शन की जो बुनियादी जरूरियात है, और बल्कि यूं कह लूं मैं कि एक बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल तक हम पहुंच चुके हैं, और यहाँ से आगे जैसे चार्ट पैटर्न वगैरह हो गया, तो ये चीजें जो हैं वो थोड़ा एडवांस प्राइस एक्शन में आता है। लेकिन एडवांस प्राइस एक्शन भी उन्हीं को समझ में आते हैं जो जिनको क्या होता है, बुनियादी बेसिक का इल्म है। एक चीज और बता दूं कि अगर किसी को जो हमने अभी तक जितने भी प्राइस एक्शन पढ़े हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, उसके बाद हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, फिर उसके बाद जो है हमने फेजेस ऑफ मार्केट पढ़े हैं, और भी बहुत कुछ पढ़े हैं हमने। तो ये सारी चीजों का अगर हमारे इल्म है तो मेरे ख्याल से वो जो चार्ट पैटर्न वगैरह जो है ये खुद ब खुद समझ में आने लग जाएंगे। एक वक्त आएगा कि अच्छा, चार्ट पैटर्न क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। चार्ट पैटर्न ऐसा होता है कि फला जगह पर अगर ये सपोर्ट बना तो इसका फला नाम है, फला जगह जैसे टेक्निक हमने अभी जो हमने कैंडलस्टिक पैटर्न में देखे कि सेम कैंडल होता है, लेकिन अगर ये सपोर्ट पर बन रहा है तो इसका एक नाम है, अगर ये रेजिस्टेंस पर बन रहा है तो इसका दूसरा नाम है। तो ऐसे ही जो है, जब हम किसी चार्ट को देखते हैं, चार्ट का अलग अलग चार्ट के शेप होते हैं, तो उन चार्ट्स के अलग अलग शेप्स के अलग अलग नाम दिया जाता है, जो बन के क्या हो जाता है, चार्ट पैटर्न। हालांकि चार्ट पैटर्न से ज्यादा जरूरी जो चीजें हैं वो हमने अभी तक जो पढ़े हैं वो ज्यादा जरूरी है प्राइस एक्शन के अंदर। ठीक है, अब प्राइस एक्शन की हमने बुनियादी मालूमात पढ़े हैं। अब प्राइस का एक्शन जो है वो क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि हमें खुद को जो है क्या नहीं करना पड़ता है, हमें खुद को जो है अ, कुछ प्राइस के कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं कि हमें एक एक करके गिनना नहीं पड़ता है। कि जैसे मिसाल के तौर पर हम अगर गिनने लगे कि यहाँ पर कितने कैंडल है, मिसाल के तौर पर हम क्या करते हैं, यहाँ हम ये ओपन करते हैं हम, ठीक है, चलो ये हमने ट्रेडिंग भी ओपन किए। तो ये ट्रेडिंग भी ओपन किए, अब हमको देखना है ये कौन सा निकल गया है, टाइमेक्स ग्रुप निकल गया है, चौक। ठीक है, अभी हमको यहाँ से देखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने कैंडल है, तो हमको एक एक करके गिनना पड़ेगा, है ना। लेकिन बजाय इसके क्या करूंगा, मैंने यहाँ से एक टूल लिया और यहाँ से पकड़ा और यहाँ तक पहुंच गया।
देख लिया कि भाई यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक 146 कैंडल है, और दिन कितने हैं, 217 दिन है, और ये कितने प्राइस ने कैसे कैसे रिएक्शन दिया है, हर चीज यहाँ पर मौजूद है। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो क्या कर लेते हैं, हमें माजी को गिनकर मुस्तकबिल का क्या कर देते हैं, खबर कर देते हैं। माजी को गिनकर मुस्तकबिल की खबर कर देते हैं। मिसाल के तौर पर हम क्या करते हैं, किसी बच्चे ने, किसी तालिब इल्म ने क्या किया कि उसने जो है कल एक बच्चे को मारा, उससे पहले दिन भी एक बच्चे को मारा, उससे पहले दिन भी एक बच्चे को मारा। अब वो रोज कुछ ना कुछ झगड़ा करता है, तो हम क्या करते हैं, उसका एक नाम दे देते हैं कि ये शरारती बच्चा है। इसकी मुस्तकबिल पर भी हम जब भी उसके बारे में कोई शिकायत हमारे पास आएगी, तो हम क्या कहेंगे कि तूने जरूर किया है होगा, तूने जरूर किया होगा, अगरचे उसने उस दिन अगर कुछ ना किया हो। क्यों? क्योंकि उसके माजी खराब है, माजी में उसने ऐसे ही हरकतें किया हुआ था। तो इसी तरीके से टेक्निकल इंडिकेटर्स के अंदर क्या होता है, कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जिसको मतलब अलग अलग उसके अंदर कुछ कोडिंग्स वगैरह, कुछ लैंग्वेजेस वगैरह को डाले जाते हैं, कुछ नंबरात वगैरह डाले जाते हैं। डालकर क्या किया जाता है, इनको इनको एक तरतीब दी जाती है। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि एक इसका एक नाम दे दिया जाता है कि भाई ये यहाँ से ये इस वाले लाइन से इस वाले लाइन तक इसको गिनना है, गिनकर बताना है कि इसका क्या माजी का क्या ये रहा है, सुगरा कुबरा मिलाकर नतीजा बयान करना है। ठीक है। तो ऐसे कोडिंग्स होता है। मिसाल के तौर पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक कोई एक इंडिकेटर लगाता हूँ मैं। चलो ये कौन सा इंडिकेटर है, हाँ, जाना पहचाना लगे तो हजारों इंडिकेटर से हमें बहुत सारा जान के मतलब नहीं है, हमें दो चार ही जानना है जो हमारे काम आ जाए। चलो ये ले लेते हैं, इसको अभी नहीं लेंगे। चलो ये ले लेते हैं हम। ठीक है। ये इसका नाम है मूविंग एवरेज सिंपल। ठीक है, ऐसे में इसका नाम है। ये कुछ भी, इसको हम अभी ये नहीं देखना है, मैं उसको दूसरी चीज दिखा रहा हूँ कि इसके कुछ कोडिंग्स होते हैं। ये देखिए, इसमें गया मैं, अब यहाँ पे आ गया मैं। अब यहाँ देखिए कि यहाँ पर नीचे आपको इसके कुछ कोडिंग्स नजर आएंगे। कहाँ गए, खुल क्यों नहीं रहा है? ये दिख रहा है आपको? ये कुछ कोडिंग्स नजर आ रहे हैं। ठीक है। कि इसमें ये सारी चीजें उसने बता दिया, जिसने बनाने वाले ने पूरा अपने बता दिया कि इसको कैसे क्या होना चाहिए, इसका ये अगर फला हो। उसने एक पूरा क्या किया, एक सुगरा लिखा है। ये देखिए उसने पहले क्या किया, यहाँ पर एक सुगरा लिखा है, यहाँ से यहाँ तक एक सुगरा लिखा। फिर यहाँ से यहाँ तक उसने एक कुबरा लिखा, और उसके बाद उसने ये नतीजा बयान कर दिया कि हमको रिजल्ट यही चाहिए। ठीक है। तो ये सुगरा कुबरा मिलकर क्या बन गया, एक नतीजा बन जाता है। ठीक है। तो ऐसे ही क्या है, हम हमें जो है मतलब जब हम इंडिकेटर्स की बात करेंगे, तो इन इंडिकेटर्स के अंदर क्या हो जाते हैं, कुछ कोडिंग्स होते हैं, कुछ नंबर। अभी जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया आपको, ये देखिए, यहाँ पर आपको अलग अलग चीजें दिखेंगी। ये देखिए इंग्लिश में कुछ मूविंग एवरेज सिंपल शॉर्ट टाइटल एसएमए ओवरले ये वो कुछ दिख रहा है आपको। फिर उसने क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा ओनली अप्लाइज व्हेन एसएमए प्लस बोलिंगर बैंड्स इज सेलेक्टेड डिटरमाइंस द डिस्टेंस बिटवीन द एसएमए एंड द बैंड्स। ये हमको इनकी हर एक चीज जान के मतलब नहीं है, तो उसने कुछ लैंग्वेजेस यहाँ पर इस्तेमाल की है। ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, ये दिख रहा है आपको, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए कुछ नंबरात दिख रही है, 14 दिख रहा है, ये 2.0 दिख रहा है, ये 0.1 दिख रहा है, ये यहाँ पर कुछ 50 दिख रहा है, ये 0.5 दिख रहे हैं। ठीक है। तो ये ऐसे ही क्या होते हैं कुछ, ये दिख रहा है आपको 500, ये दिख रहा है 500 दिख रहा है ना आपको। कुछ नंबर्स, कुछ अलग अलग चीजें, कोडिंग्स वगैरह मिलकर क्या कर देते हैं, ये एक रिजल्ट बनाकर दे देता है हमको। ठीक है। हमें इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। हमें, मैं तो सिर्फ ये बताना चाह रहा आपको कि इस तरीके से
इंडिकेटर्स जो होता है वो ऐसे ही कुछ काम करता है, समझ रहे? तो हमें इंडिकेटर्स के अंदर क्या बयान किया गया है वो देखने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये समझा रहा था कि इंडिकेटर हाउ टू मेक, वो बना कैसा है, या फिर ये समझ लीजिए कि इंडिकेटर मतलब ये जो यहाँ नजर आएगा वो क्या हमको खुद को करना है? नहीं, वो बनाने वाले ने, मुजीद ने इजाद कर दिया है। हाँ, कोई अगर बहुत एडवांस लेवल हो सकता है, अल्लाह ने उनको तौफीक दी तो, और वो बना ले कोई अच्छी बात है। ये कोई ऐसा नामुमकिन चीज भी नहीं है कि नहीं बना सकता है कोई, बना भी सकते हैं। अगर मैं मैंने भी ये चोरी करके एक कुछ बना लिया है, ऐसे ही चोरी, मैं साफ अल्फाज में बोल रहा हूँ, ये चोरी ही है ये। मतलब यहाँ से कुछ ले लिया, वहां से कुछ ले लिया, ऐसे करते करते मैंने ये देखिए, एक हमारा भी इंडिकेटर यहाँ पर नजर आएगा, देखिए, इस नाम से दिख रहा है आपको, मुफ्ती वाहिद दिख रहा है? हमने भी यहाँ वहां से चुरा के कुछ ना कुछ करके एक इंडिकेटर हमने अपने नाम से भी बना लिए। हालांकि ये पूरा इंडिकेटर क्या नहीं है, मैंने नहीं बनाया, मैंने क्या किया, गूगल का सहारा लिया और इसका उसका सहारा लेकर कुछ काम कर लिया। तो ऐसे आप अपनी तरफ से भी कर सकते हैं। इसको नाम मैं एक सोच रहा हूँ बदल दो, इसका नाम बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। 45 नर्सर सोच रहा हूँ, तो खैर बात का अल्लाह खैर करे, तो फिर देगा तो कर लेंगे। तो ऐसे आप हजरात भी कर सकते हो, वो मुश्किल काम नहीं है, उसकी जरूरत भी नहीं है। ठीक है, असल काम जो है वो इंडिकेटर्स क्या है वो समझना था। मेरे ख्याल से आप हजरात समझ गए होंगे इंडिकेटर्स किसको कहते हैं। माशाल्लाह। अच्छा, एक चीज बता दूं, अब यहाँ से सेशन मिस ना करना, क्योंकि अभी जो होने वाला है वो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज होने वाला है, सबसे अहम चीज, समझ रहे? तो मिस मत कीजिएगा यहाँ से। क्योंकि वो कहते हैं ना, सब कुछ होने के बाद जब मछली पकड़ने की बारी आई तो पता चला कि वो साहब, वो एक अंधा था, उसने बहुत मांगा, समझ रहे? कि अल्लाह मुझे मुझे जो है पैसे का एक गट्टी दे दे, पैसे का एक गट्टी दे दे, समझ रहे? तो अब जो है जिस दिन अल्लाह सुब्हान तआला दुआ कबूल किया, उसी दिन क्या हो गया कि उसने सोचा कि एक काम करते हैं, आज देखते हैं कि अंधे कैसे चलते हैं, समझे? तो उस दिन वो क्या करने लगा, अंधे कैसे चलते हैं उसका मशक करने लग गया। अब पता चला कि वहीं पर जो है अल्लाह सुब्हान तआला ने मतलब क्या कर रखे थे, वो पैसे की जो बोरी है वो वहां पर रखे हुए थे। अब वो साफ्टिंग करने के चक्कर में क्या हो गए, मतलब सब बर्बाद हो गया। तो हाँ, ये साहब ने लिखे बिरयानी के मसाला मिलने का वक्त आया है, समझ रहे? अब उसके बाद मेरे बाद, मैं जब खत्म कर लूंगा तो उसके बाद एक बहुत मतलब सीनियर ट्रेडर और काफी सालों का एक्सपीरियंस है, मोहसिन भाई, उनका सेशन रहेगा इंशाल्लाह। और वो काफी इम्पोर्टेंट सेशंस रहेंगे, इसलिए आप लोग अब अब से जो है खुदारा मिस ना कीजिए। मैं इंशाल्लाह सोच रहा हूँ कि इस हफ्ते में 2-3 सेशन और लूँ, और ईद से पहले पहले खत्म कर दूं इंशाल्लाह। ईद के बाद मोहसिन भाई के 3-4 सेशन होंगे, उसके बाद आप लोग फिर दूसरे काम आपके पास होंगे, तो वो इंशाल्लाह वक्त पर बता दिया जाएगा। खैर, चले अभी आगे बढ़ते हैं। टेक्निकल इंडिकेटर्स वो टूल्स होते हैं जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को प्राइस मूवमेंट और मार्केट ट्रेंड्स को एनालाइज करने में हेल्प करते हैं। ये कैसे बनता है ये मैंने बता दिया आपको। अब ये क्या है, इन्वेस्टर्स को प्राइस मूवमेंट और मार्केट ट्रेंड्स को एनालाइज करने में हेल्प करते हैं, समझ रहे? सुगरा कुबरा मिलाकर
नतीजा निकालने में मदद होता है। समझे? सुगरा कुबरा मिलाकर ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये यहाँ से ये पूरा जो लाइन लिखा हुआ है, इसका खुलासा यही है। सुगरा कुबरा मिलाकर नतीजा निकालने में मदद करता है टेक्निकल इंडिकेटर्स। क्लियर है? इंडिकेटर्स हिस्टोरिकल प्राइस, वॉल्यूम और अदर मार्केट डाटा का यूज करके फ्यूचर प्राइस मूवमेंट का अंदाजा लगाने में हेल्प करता है। ठीक है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ठीक है। इंडिकेटर्स का मेन मकसद मार्केट का ट्रेंड्स, मूवमेंट्स, मोमेंटम, वोलेटिलिटी और वॉल्यूम के बेसिस पर फ्यूचर प्राइस मूवमेंट का पहचान कर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स फाइंड करना होता है। ठीक है, वो वही है जो एक लफ्ज में मैंने कहा था, सुगरा कुबरा मिलाकर। आप उसको और अपने इसको मैंने उसी को थोड़ा सा मजीद उदाहरण, एक लफ्ज को थोड़ा सा अपने स्लाइड में डाल दिया है। मकसद क्या है? प्राइस मूवमेंट्स की पॉसिबिलिटीज को समझना और सही डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ट्रेडर्स की मदद करना होता है। ये है, हमारे सामने दिख रहा है आपको, ऐसे कुछ बार नीचे नजर आ रहे हैं, यहाँ पर कुछ लाइनें नजर आ रही है। ये सारे के सारे क्या है? टेक्निकल इंडिकेटर्स है। ठीक है, ओके। टेक्निकल इंडिकेटर्स कितने तरीके के हैं? दो तरीके के। लेगिंग इंडिकेटर्स, लीडिंग इंडिकेटर्स। यानी लेगिंग कहते हैं जो पीछे से आता है, समझ रहे? लेगिंग किसको कहते हैं? जो पीछे से आता है। और लीडिंग किसको कहते हैं? जो आगे को बताता है। अब उसको यूं समझिए, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, इब्राहिम कह रहा हूं, ये हजरत शुआइब अलैहिस्सलाम का वाकया। हजरत मूसा शुआइब अलैहिस्सलाम की दोनों बेटियां क्या कर रहे थे? अ, ऊंट को पानी पिला रहे थे। अब वो क्या कर रहे थे? पीछे चल रहे थे, किसके? हजरत मूसा सलाम के। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को क्या कर रहे थे? पत्थर के जरिए बता रहे थे कि ये रास्ता है। समझ रहे? तो इसी इसी तरीके से सയ്याक जो होता है, उसको क्या, क्यों सയ്याक कहा जाता है? क्योंकि वो गाड़ी को पीछे से आगे की तरफ लेके जाता है, यानी लेगिंग का काम करता है वो। समझ रहे? मेरी मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? जो पीछे से आगे ले जाता है उसको क्या कहते हैं? लेगिंग। और जो आगे को बताता है उसको कहते हैं लीडिंग। बात दोनों देखने में बहुत सेम है, जाहिरी तौर पर बहुत सेम है, समझ रहे? लेकिन एक, हाँ, हल्का सा क्या है, फर्क है उसमें। ठीक है, अभी हम थोड़े से उसको यहाँ पर डेफिनेशन वगैरह पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये इंडिकेटर्स क्या करते हैं? लेगिंग इंडिकेटर्स पास्ट डाटा को एनालाइज करके ट्रेंड को कंफर्म करते हैं। पीछे से क्या करता है? आगे की तरफ ले जाता है ट्रेंड को। ट्रेंड कंफर्म हो गया, हाँ वाकई में क्या है, कंफर्म हो गया कि ये अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। ओके। इन्हें इन्हें ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स भी कहते हैं। ये इंडिकेटर्स तब सिग्नल देते हैं जब ट्रेंड शुरू या खत्म हो चुका होता है। अब आप समझ रहे हैं? इसलिए इनमें डिले होता है। यानी ये क्या करते हैं? जैसे गाड़ी में, गाड़ी का जो एक होता है ना ड्राइवर, और एक होता है जो कंडक्टर होता है, वो क्या करता है? कंडक्टर बताता है कि आइए पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आते रहो, आते रहो, आते रहो। अब जब गाड़ी टकरा जाती है तब क्या कहता है? बस। समझ रहे? गाड़ी के टकराने के बाद क्या कहता है वो? बस कहता है। तो ये जो गाड़ी के टकराने के बाद जो बस कहने वाला जो बंदा है, इसका नाम क्या है जी? लेगिंग इंडिकेटर। अब अभी हम लोग क्या कहेंगे? हम किसी को अगर देखेंगे, मिसाल के तौर पर अगर किसी बंदे को, हम चार लोग ट्रेडर्स एक साथ एक जगह बैठे हैं और कंडक्टर आ रहा है, तो हमने किसी को बोल दिया कि लेगिंग इंडिकेटर आ रहा है। समझ समझ रहे? तो कितना मजा आ जाएगा। समझ रहे हजरत? ऐसे ही मेरे साथ क्या हुआ, एक दफा मैं उसमें एक लतीफा सुनाता हूँ।
एक दफा मैं और हमारे पुराने बैच के एक स्टूडेंट, हम दोनों मतलब बैठे हुए थे पूना में ही, और एक साहब आए, और वो बाजे लोग होते हैं ना, मतलब उनको हाइजा से छाया हुआ होता है उन पर, और गलबा बहुत ज्यादा हो जाता है, मुबालगा ही नहीं, इंतहाई दर्जे के होते। अब वो साहब आके मुझ पर मतलब मुझे जो है बहुत ज्यादा तशकील करने लग गए। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ मैं, अब ये लतीफा है इसलिए बता रहा हूँ, कोई अ, ये नहीं, बुराई नहीं है। अब वो मेरी तशकील बहुत ज्यादा करने लग गए। अब मुझे, मैं बोला यार ये बंदे ने पूरा मूड खराब कर दिया। तो मैंने, वो जो साहब थे हमारे, उनको मैंने कहा कि ये इवनिंग स्टार कहाँ से आ गया भाई। समझ, वो हजरत बहुत धीरे तो हंसते रहे, बोले यार मुफ्ती साहब, अब तो हमारे अपने एक अलग जुबान बन गए, समझे। तो इवनिंग स्टार ऐसे लेगिंग लेगिंग इंडिकेटर, समझे। वो सता रहा था ना वो ज्यादा, तो ये इवनिंग स्टार हो गया था। ठीक है। तो आप में से कोई अगर तश्कील उश्कील ज्यादा करते हैं किसी की, वक्त बेवक्त देखे, तो समझ लीजिए कोई कोई आपको भी कुछ कह रहा होगा। अल्लाह माफ फरमाए। खैर बाकी तो काम उन हजरात के बहुत अच्छे हैं, अल्लाह उन हजरात को जज़ाय खैर दे। ये तो मज़ाहिर लतीफ़ा हो गया। ठीक है। अच्छा, लैगिंग इंडिकेटर समझ में आया कि ये काम खत्म होने के बाद बताता है। और लीडिंग इंडिकेटर्स क्या, जैसे इसमें कौन कौन से है? मूविंग एवरेज है, एमएससीडी है, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, इसका पूरा नाम है एमएससीडी का शॉर्ट, एमएससीडी उसका शॉर्ट फॉर्म है। लीडिंग इंडिकेटर्स, ये इंडिकेटर्स फ्यूचर प्राइस मूवमेंट का सिग्नल पहले से देते हैं, यानी इन्हें प्रेडिक्टिव इंडिकेटर्स कहा जाता है। ये पहले ही बता देते हैं कि अब यहाँ यहाँ से यहाँ चला गया, अब इसका मतलब ये वहां तक जाएगा। ये प्राइस को टर्निंग पॉइंट्स को पहले से पहचानने में मदद करते हैं। अभी समझे आपको? हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का मैंने मिसाल मिसाल जो दिया उनकी बेटियों का, ये क्या कर रहे थे, पीछे से ऐसे पत्थर के जरिए बता रहे थे कि भाई यहाँ से आगे रास्ते बदल रहे हैं, यहाँ से आगे रास्ते बदल रहे हैं, समझे। तो इसलिए ये कौन थे? लीडिंग थे ये, समझे। अगरचे ये पीछे थे, लेकिन क्या कर रहे थे, ये आने वाले प्रेडिक्शन को बता रहे थे, हालात क्या होने वाले हैं उसका पहले से इल्म करा रहे थे कि यहाँ से आगे से राइट फिर लेफ्ट। या अच्छा, कभी कभार क्या होता है, आप देखिएगा, एक बंदा गाड़ी में बैठा हुआ होता है, राहबर, राहबर जो होता है वो क्या करता है, वो हालांकि उसकी कोई कुछ भी नहीं होती, ना वो बात करता है ना कुछ भी नहीं, लेकिन वो क्या करता है राहबर, वो बताता है कि यहाँ से आगे राइट, यहाँ से लेफ्ट, ये फला का घर पहुंच गया, ये ऐसे ऐसे है। ठीक है। इसमें कौन से है? एक तो है स्टोकेस्टिक है, और एक आरएसआई है। हम आरएसआई ही को पढ़ेंगे, स्टोकेस्टिक को पढ़ेंगे नहीं, बस ऐसे ही लिख दिया है। ये आरएसआई का ही एक कॉपी वर्जन है, समझ रहे, थोड़ा आरएसआई को थोड़ा सा इधर इधर उधर मोड़ मार के उनका उसका नाम दे दी स्टोकेस्टिक। बाकी है सेम दोनों चीजें, ऐसा खास कुछ नहीं, समझे। लेगिंग और लीडिंग इंडिकेटर्स को चार कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है। लेगिंग और लीडिंग इंडिकेटर्स को चार कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है। सबसे पहले एक लेगिंग और लीडिंग इंडिकेटर्स को चार कैटेगरीज में तकसीम किया जाता है, समझे। ये देखिए, चार कैटेगरी। पहला पहला क्या है? ट्रेंड इंडिकेटर्स, प्राइस के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं, प्राइस के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं। ये कौन से है? जैसे मूविंग एवरेजेस है, और एडीएक्स है, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स करके एक ये आता है। है कुछ खास नहीं, ये एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स इतना खास कुछ भी नहीं है, काफी पुराना है, उससे एडवांस के बहुत सारी चीजें अभी
आ चुके हैं, लेकिन ये है कि वो कहते हैं ना कि अगरचे पुराना है लेकिन काम का है, अगरचे पुराना है लेकिन काम का है, ऐसा है। दूसरा क्या है, मोमेंटम इंडिकेटर्स। प्राइस के मोमेंटम या स्पीड मेजर करते हैं, और ओवरबॉट या ओवरसोल्ड जोन्स को क्या करता है, दिखाते हैं। समझे? ये मोमेंटम इंडिकेटर्स का मतलब क्या है? मोमेंटम इंडिकेटर्स का मतलब क्या है कि प्राइस कितनी स्पीड में जा रहा है। एक मूवमेंट होता है और एक मोमेंटम होता है, समझ रहे? तो मैंने बहुत पहले इस पर आप लोगों को बताया था कि मोमेंटम और मूवमेंट में क्या फर्क है। किसी को याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो देख लीजिएगा। मैंने बहुत तफसील से इसको बताया था मैंने, कि प्राइस का ऊपर या नीचे जाना, यानी प्राइस ने डायरेक्शन ली और एक डिस्टेंस तय किया, ये क्या होता है, मूव। मूव देना कहते हैं इसको। मोमेंटम क्या किसको कहते हैं, कितनी तेजी से प्राइस मूव कर रहा है, यानी स्पीड और स्ट्रेंथ ऑफ द मूव। स्पीड और स्ट्रेंथ ऑफ द मूव। और ये दोनों मिलकर क्या होता है, मूव और मोमेंटम दोनों मिलकर क्या हो जाता है, इसका खुलासा होता है रैली। समझे? ये देख लीजिए, ऊपर मिल गया। ठीक है। इसमें कौन कौन से स्टॉक्स है, ये इंडिकेटर्स है। एक है आरएसआई, एक है एमएसीडी। ये क्या करते हैं, मूवमेंट्स को बताते हैं, ये मूवमेंट्स को बताते हैं ये। ठीक है। तो तीसरा है वॉलेटिलिटी इंडिकेटर्स। मार्केट में प्राइस के फ्लक्चुएशंस को मेजर करते हैं। प्राइस बहुत ज्यादा कभी कभार क्या करता है, उतार चढ़ाव होता रहता है, तो उसको मेजर करने का काम किसको होता है, वॉलेटिलिटी इंडिकेटर्स होता है। ये कौन सा है, बोलिंगर बैंड। बोलिंगर बैंड हमको बता देता है कि प्राइस के अंदर वॉलेटिलिटी कैसा है। बट मेरे ख्याल से प्राइस की वॉलेटिलिटी जो है, जिन लोगों को अच्छे से, जिनको अच्छे से क्या है, अच्छे से नॉलेज है किस चीज का, प्राइस एक्शन का अच्छे से नॉलेज है, तो उनके लिए जरूरी नहीं है। समझ रहे? क्योंकि वो तो खुद ही प्राइस देख के पता लेंगे कि उसके उसके चार्ट को देखकर, कैंडल को देखकर पता कर लेंगे कि वॉलेटिलिटी कैसी है। और चौथा जो है वो है वॉल्यूम इंडिकेटर्स। वॉल्यूम का यूज करके करते हुए प्राइस मूवमेंट के स्ट्रेंथ को देखते हैं। वॉल्यूम इंडिकेटर ये खुद ही एक क्या है, एक इंडिकेटर ही है। समझ रहे? इसलिए इसके अंदर अलग से कुछ है नहीं। अब हाँ, आज हम लोग क्या कर लेते हैं, वॉल्यूम इंडिकेटर को पढ़ लेते हैं, वक्त भी है हमारे पास। वॉल्यूम इंडिकेटर क्या होता है? वॉल्यूम किसी भी स्टॉक, कमोडिटी या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की वो टोटल क्वांटिटी है जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड, जैसे एक मिनट, घंटे, दिन, हफ्ते, महीने में ट्रेड, बाय और सेल होती है। इसका मतलब है कि अगर किसी स्टॉक का वॉल्यूम ज्यादा है तो स्टॉक की ट्रेडिंग एक्टिविटी भी ज्यादा है, और अगर वॉल्यूम कम है तो ट्रेडिंग एक्टिविटी कम है। इसको, वॉल्यूम का क्या मतलब है? वॉल्यूम का मतलब है कि एक बाजार है, ठीक है, ये हमारा बाजार है, जिसका नाम हम दे देते हैं मीना बाजार। आमतौर पर हर जगह रहता है एक मीना बाजार। तो इस मीना बाजार में सुबह से लेकर, समझ रहे, ये सुबह है और ये रात है, ठीक है, यानी शाम तक। ठीक है। सुबह से लेकर शाम तक जितने भी लोग आए गए, जो कुछ भी खरीदारी हुई, ये पूरा का पूरा क्या है, पूरा का पूरा ये सब मिलकर कौन होते हैं, वॉल्यूम होते हैं। इसमें ये नहीं देखा जाता है कि दुकान वाले जो बेच रहे हैं, सामान जो बेच रहे हैं, वो वॉल्यूम में शामिल नहीं होंगे, ऐसा नहीं। जो बेच रहे हैं वो भी वॉल्यूम में शामिल है, जो खरीद रहे हैं वो भी वॉल्यूम में शामिल है। समझ रहे? जो बेच रहे हैं वो भी वॉल्यूम में शामिल है, और जो खरीद रहे हैं वो भी वॉल्यूम में शामिल है। यानी
कि अगर किसी स्टॉक के अंदर बाई हुआ हो या सेल हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, वॉल्यूम के अंदर शामिल होंगे। अब मैं जाता हूं इस पर, ये इसको खत्म करता हूं, मैं जाता हूं चार्ट में। अब सबसे पहले यहां देखिए, ऊपर ऊपर की लाइन दिख रही है जहां पर 15, 30, 45 जो डे बाय डे का जो हमारा टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम के पास में कैंडल का ये चार्ट कैसे बदल सकते हैं, कैंडल स्टिक होगा, लाइन चार्ट वगैरह होगा। लाइन चार्ट पे आप लोग काम करते हैं कि नहीं करते, लाइन चार्ट पे, ये सिर्फ कैंडल पे काम कर रहे हैं, क्योंकि लाइन चार्ट बहुत काम का है। कि अभी नहीं, ओके, अभी तक नहीं किए हैं, लाइन चार्ट पे काम जरूर कीजिएगा। अभी आप लोग प्रो लेवल पे आ चुके हैं, अभी आप वो नाबालिग बच्चे नहीं रहे, समझ रहे। अब आप हजरात यहाँ से चंद दिनों में ट्रेड शुरू करने वाले हैं। ये देखिए, यहाँ पर ऐसे आप इसको ये करके रख लीजिए। लाइन चार्ट में क्या होता है, ओवरऑल ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में बहुत आसान रहता है। जी, लाइन चार्ट में आइडेंटि ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन में बहुत आसानी होती है, समझ रहे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है इसमें। क्योंकि बहुत से मतलब क्या होता है, जैसे मिसाल के तौर पर मैंने क्या किया, यहाँ पर गया, अब यहाँ कहीं पर ग्रीन कहीं पर रेड वगैरह वगैरह है, तो क्या करता है, कभी कभार धोखा दे देता है। बट लाइन चार्ट में पूरा क्लियर स्मूथ लाइन, एक लाइन में बता देता है कि चार्ट क्या गड़बड़ कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है। अभी मिसाल के तौर पर ये वाला लाइन जो देख रहे हैं आपको, यहाँ जो टाइमेक्स ग्रुप का ये जो दिख रहा है, हमें यहाँ तो जाहिरी तौर पर क्या हो रहा है, इंडिसिशन कैंडल्स बन रहे हैं, और हम दुनिया भर के लॉजिक लगाने बैठ जाएंगे कि ये स्टॉक क्या होगा। यहाँ से ये एक थोड़ा सा मूव दे रहा है, ब्रेकआउट हुआ है, और ये हुआ है और वो हुआ है, और उसके बाद थोड़ा सा मूव दे के थोड़ा नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जाएगा, और इंतजार में है। लाइन चार्ट सीधा बोलेगा कि ये इसने गड़बड़ कर दिया, नीचे आ गया है ये, समझ रहे। तो ये फायदा रहता है लाइन चार्ट का। तो इसके बाजू में यहाँ देखिए, ये एक दिख रहा है आपको, इंडिकेटर्स का ऑप्शन, ये जहां पर मेरा कर्सर रखा हुआ है, यहाँ पर जाएंगे, और यहाँ जाकर हमको ये देखिए, एक पर्सनल आता है, ठीक है, एक टेक्निकल आता है, एक फाइनेंशियल आता है, एक कमोडिटी आता है। तो हम लोग इसमें काम करने वाले टेक्निकल में, बाकी चीजों की हमें जरूरत है नहीं। तो टेक्निकल में हम काम करेंगे, और टेक्निकल के अंदर ये देखिए, इंडिकेटर्स, स्ट्रेटजीज, प्रोफाइल, पैटर्न्स, दुनिया भर के वगैरह वगैरह पड़े हुए हैं। बट हम इंडिकेटर्स पर ही, इंडिकेटर्स को ही लेने वाले हैं। तो इंडिकेटर्स में जाके हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को सर्च करेंगे, VOLUME, ये सबसे ऊपर वाला जो दिख रहा है आपको, सबसे ऊपर जो नजर आ रहा है, इसको हम क्या कर देंगे, एक एड टू फेवरेट में रख लेंगे। ऐसे पहले एड टू फेवरेट में रख लेंगे, तो यहाँ पर एक नया सेक्शन बन गया फेवरेट वाला, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या किए, इसको वॉल्यूम को ओके कर दिए। एक बार ओके करेंगे तो एक ही बार आएगा, दो बार कर देंगे तो दूसरी बार भी आ जाएगा, तीन बार करेंगे तो तीसरी बार भी आ जाएगा, समझ रहे। बट हमें क्या जरूरत है उसको तीन बार की, हमें तो एक ही बार चाहिए, समझ रहे। और इसके सेटिंग भी हम यहाँ से बदल सकते हैं, यहाँ से हम सेटिंग भी बदल सकते हैं। बट हमें कुछ भी करने की जरूरत है नहीं, अभी जैसा है वैसा ही रहने देता हूं मैं आगे चल के बताऊंगा कि इसमें क्या क्या कुछ सेटिंग्स आगे और आएगा, तो मैं मजीद अच्छे से बताऊंगा। इसको अभी के लिए जैसा है वैसा ही एज इट इज रख देता हूं मैं। और यहाँ जो नजर आ रहा है आपको, मैं कर देता हूं अभी कुछ देर के लिए चार्ट को, क्या कर देता हूं मैं, चार्ट को कर देता हूं मैं हाइड। ये चार्ट हो गया हाइड। ये हमारा, ये जो नजर आ रहा है, ये हिस्सा जो नीचे का जो लाइन जो नजर आ रही है, ये क्या है, वॉल्यूम है। ये क्या है, वॉल्यूम है। ये को समझ में आ रही है बात, वॉल्यूम। ओके, माशाल्लाह। ये वॉल्यूम हमें क्या करता है, हमें बताता है कि जो स्टॉक है, इसके अंदर मोमेंट्स कैसे आए हैं, इसके अंदर
इसकी वॉलेटिलिटी कैसी रही है, इसमें कितने लोगों ने इंटरेस्ट लिए हैं। ये वॉल्यूम का एक दिख रहा है आपको ग्रीन, दूसरा दिख रहा है आपको रेड, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जाहिरी आमतौर पर होता क्या है, जो कैंडल होता है, कैंडल के कलर का क्या बन जाता है, वॉल्यूम बन जाता है। तो इसमें लोगों को मुगालता ये हो जाता है कि जिस दिन अगर वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम अगर ग्रीन है तो इसका मतलब सिर्फ बायर्स ही थे, उसमें सेलर्स थे ही नहीं। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर सेलर्स नहीं होंगे तो उसमें ये स्टॉक ऊपर जाएगा कैसे, तो हमको हमें मिलेगा कैसे ये। ऐसा थोड़ी होता है कि बायर ही बायर हो, ऐसा नहीं होता है ना कोई तो बेच रहा होगा, तभी तो हम तभी तो हम खरीद पा रहे हैं। अगर कोई बेचेगा ही नहीं तो हम खरीदेंगे कैसे, समझ रहे। तो ऐसे आमतौर पर मुगालता ये हो जाता है कि जो कलर का ये है, इसलिए अगर मैं क्या करूं, इस कलर को जीरो कर दूं। मैं यहां से गया, इधर सेटिंग में गया, और जाकर मैं इधर स्टाइल में आया, और मैंने क्या कर दिया, ये सब को ब्लैक कर दिया मैं कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब मुझे एक कलर में चाहिए, समझ रहे। तब भी अच- ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे कौन सा मुझे इसमें, मतलब ये वॉल्यूम मुझे कुछ बता रहा है, वॉल्यूम तो मुझे कुछ बता ही नहीं रहा है, वॉल्यूम मुझे कुछ भी नहीं बता रहा है। बल्कि क्या हो रहा है, वॉल्यूम हमें ये बता रहा है कि इस दिन के, ये देखिए, ये वाला कितना छोटा कैंडल है, समझ रहे। और इसको हम, इसका नाम हम क्या देते हैं, इंडिसीजन कैंडल। लेकिन इसका वॉल्यूम देखिए कितना बड़ा है, तो हमें क्या बता रहा है कि लोगों ने इंटरेस्ट बहुत ज्यादा लिए हैं, समझ रहे। तो हम जब वॉल्यूम को देखेंगे तो साथ में क्या करेंगे, साथ में हम उसके ऊपर के कैंडल को भी देखेंगे कि ऊपर का कैंडल कैसा हो रहा है, समझ रहे। तो इससे क्या पता चलता है, ये देखिए, ये कैंडल रेड है, इसका क्या है, साथ ही साथ जो है इसके वॉल्यूम इंडिकेटर जो है वो भी बार बहुत बड़ा है। अच्छा, वॉल्यूम के ये वाला जो हिस्सा होता है, ये जो वॉल्यूम का ये वाला हिस्सा है, ये जो है, इसका नाम क्या है, वॉल्यूम बार। इसका नाम क्या है, बार कहते हैं बम्बू को, समझ रहे, डंडे के जैसा दिख रहा है ना, इसलिए इसका नाम क्या है, बार। तो वॉल्यूम का ये बार है, तो ये हमें कलर से कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ गई? माशाल्लाह। ओके, थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। वॉल्यूम एनालिसिस ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेने में मदद करता है। जब किसी स्टॉक का वॉल्यूम ज्यादा होता है तो इसका मतलब है कि उस स्टॉक में ज्यादा इंटरेस्ट है, चाहे वो बाइंग का हो या चाहे सेलिंग का हो, आप समझ रहे। इसलिए मैंने क्या कहा, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वॉल्यूम लाल है या रेड है, ग्रीन है, समझ रहे। ये कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसके अंदर क्या है। अभी मैं मिसाल के तौर पर निफ्टी को ले लेता हूं मैं, समझ रहे। ये देखिए, ये कैंडल कितना छोटा है, ये कैंडल, ये आखिरी लास्ट कैंडल कितना छोटा कैंडल है, लेकिन इसका वॉल्यूम देखिए कितना बड़ा है, समझ रहे। तो ये क्या होता है, हमें बताता है कि इंटरेस्ट कितना है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वॉल्यूम, कैंडल कितना बड़ा है या कितना छोटा है। हमें वॉल्यूम से ये पता चलता है कि लोगों का इंटरेस्ट कितना है। कभी कभार आपको ऐसे भी कैंडल दिखेंगे जो बहुत बड़ा तो है, लेकिन इसमें वॉल्यूम बहुत कम है। ये देखिए, ये एक कैंडल है, ये तो कैंडल नहीं है, ये वो कैंडल नहीं है। कि मिल जाएगा कहीं ना कहीं, आप ढूंढते रहिए, अभी मैं कहाँ ढूंढूं। ये देखिए, कितना छोटा कैंडल है, समझ रहे, लेकिन कितना बड़ा वॉल्यूम है, ये देखो, दिख रहा है आपको।
देखा, कितना छोटा कैंडल और कितना बड़ा वॉल्यूम, तो क्या बता रहा है, इंटरेस्ट लोगों का कितना है इस पर। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये असल में हमें क्या बताता है, इंटरेस्ट बताता है लोगों का। ठीक है। वॉल्यूम एनालिसिस क्यों जरूरी है? जब स्टॉक की प्राइस को देखते हैं तो सिर्फ प्राइस चेंज देखना काफी नहीं होता है, बल्कि ये भी समझना होता है कि उस प्राइस चेंज के पीछे लोग कितना इंटरेस्ट दिखा रहे, यानी कितनी ज्यादा या कम ट्रेडिंग हो रही है। वॉल्यूम से ये समझ आता है कि प्राइस के मूव होने के पीछे स्ट्रेंथ कितनी है। यानी अगर लोग, एक प्राइस चेंज तो हो रहा है लेकिन उसके वॉल्यूम जीरो है, बहुत कम है, तो इसका मतलब क्या है, ऐसे ही चल रहा है वो, हवा में है, उसमें हवा भरा जा रहा है, वो कभी भी फूट सकता है। लेकिन वहीं अगर एक प्राइस है, एक जो बहुत थोड़ा है लेकिन उसके वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो देखिएगा आमतौर पर जो इंडिसिशन कैंडल होते हैं, इनके कैंडल के हिसाब से इनके इनके अंदर बहुत ज्यादा आपको ये दिखेगा। ये देखिए कितने छोटे छोटे कैंडल, ये तो निफ्टी के, तो बात ये अलग हो गई। ये एक स्टॉक ले लेते हैं, जेनस पावर। ये देखिए, ये कितने छोटे छोटे, ये देखिए कितना छोटा कैंडल है, इंडिसिशन कैंडल, लेकिन वॉल्यूम देखिए कितना बड़ा है। समझ रहे, समझे? ऐसे बहुत से और भी दिखेगा आपको। ये अपने इस एरिया का सबसे बड़ा वॉल्यूम बार है, लेकिन इसका ये देखिए कितना छोटा है। बॉडी दिख रहा है आपको, इंडिसिशन कैंडल है, जो बताता है कि इसके इसको उतारने में, ये चढ़ाने में कितने लोगों का हाथ है। ये देखिए, ये कैंडल है, दिख रहा है आपको, इसका बहुत, इसका छोटा ही है वैसे। समझ रहे, कभी कभार होता है ना, लोग नीचे से सीढ़ी हटा देते हैं, वो चढ़ाते तो अच्छे खासे। तो ऐसे ही पता चलता है कि कभी ये देखिए, ये कितना छोटा कैंडल है, लेकिन इसका वॉल्यूम देखिए कितना बड़ा है। समझ रहे, तो जाहिरी तौर पर बात वही है कि वॉल्यूम को देखकर हम क्या करते हैं, हम ये अंदाजा लगाते हैं कि इसको, ये जो प्रेशर आ रहा है, बाइंग या सेलिंग प्रेशर जो आ रहा है, इसकी स्ट्रेंथ कितनी मजबूत है। अच्छा, वॉल्यूम के अंदर दो चीजें हैं, एक है एकुमुलेशन और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन। जब प्राइस ज्यादा मूव नहीं कर रहा होता है पर वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता क्या कर रहा, बढ़ रहा होता है, स्टेडीली का मतलब बढ़ना, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना, तो इससे एकुमुलेट बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, एकुमुलेशन। ऐसा माना जाता है कि वीक इन्वेस्टर्स एंट्री कर रहे हैं। अभी आप याद कीजिए, मैंने आप लोगों को जब क्या पढ़ाया था, कौन सा, ये देखिए, जाहिर तौर पर यहाँ पर कुछ भी नहीं है, लेकिन कहीं कहीं बहुत बड़े बड़े क्या रहे, बड़े बड़े वॉल्यूम्स नजर आ रहे हैं, जिसने क्या किया, मार्क प्राइस को ऊपर की तरफ लेके चले गए। तो ये क्या होता है, वॉल्यूम से अंदाजा लगाया जाता है कि इसको एक्युमुलेट हो रहा है। यानी एक जगह जहां पर जाहिरी तौर पर, ये देखिए, ये स्टॉक को, मैं इसका कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, और हम तो देते भी नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूं। ये देखिए, यहाँ पर प्राइस एक ही जगह पे है, लेकिन क्या है, वॉल्यूम कहीं बहुत, उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा है, तो क्या बता रहा है, एक्युमुलेट हो रहा है। और भी आपको दिखेगा जहां पर प्राइस अटका हुआ है लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है। समझ रहे, ये देखिए, प्राइस वही का वही है, लेकिन वॉल्यूम यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। दिख रहा है, वॉल्यूम ऐसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इसको क्या कहते हैं, एक्युमुलेशन। इसको क्या कहते हैं, एक्युमुलेशन। अभी इसका देखिए, हाल ही में ये स्टॉक
काफी गिरा हुआ था, लेकिन ओवरऑल जो है ना, इसमें आपको दिखेगा कि यहाँ से एक सर्टेन लेवल का वॉल्यूम बढ़ना शुरू हो गया था, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने मूव देना शुरू कर दिया। यहाँ पर देखिए कि उसने यहाँ से क्या कर रहा था, मूव दे रहा था, और उसके बाद फिर गया, वो ऊपर की तरफ निकल गया। यहाँ पर देखिए, वो यहाँ बहुत आहिस्ता आहिस्ता मूव दे रहा था, और उसके बाद ये देखिए, इस जगह को देखिए कि वो यहाँ क्या कर रहा था, एक सर्टेन लेवल पे खास वॉल्यूम बना रहा था, जबकि दिखने में जो क्या है, कुछ बाइंग प्रेशर तो है नहीं, लेकिन मार्केट को ऊपर लेके आ गया। अब यहाँ देखिए, तो वॉल्यूम बेसिकली क्या करता है, हमें एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को बताता है। जब प्राइस ज्यादा मूव नहीं कर रहा होता है पर वॉल्यूम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा होता है, तो इसे एक्यूमुलेट बोलते हैं। ऐसा माना जाता है कि बिग इन्वेस्टर्स एंट्री कर रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, जब प्राइस हाई लेवल पे होता है पर वॉल्यूम गिर रहा होता है, तो ये इंडिकेट करता है कि स्टॉक डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, यानी लोग बेच रहे हैं और प्राइस गिर सकता है। यानी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, प्राइस तो बढ़ रहा है, जाहिरी तौर पर उसकी क्या हो रहा है, ये देखिए, प्राइस इसके अंदर बढ़ रहे हैं, समझ रहे, ये जाहिरी तौर पर यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊपर जा रहे हैं, लेकिन क्या है, वॉल्यूम गिर रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो क्या हो गया, फिर मार्केट नीचे की तरफ आ गया। ये एग्जैक्टली वो मिसाल नहीं है जो मैं चाह रहा था, शायद इसमें वो मिसाल बन जाए। ये देखिए, इसमें क्या हो रहा था, यहाँ तो मार्केट ऊपर ही जा रहा है ना ओवरऑल, यहाँ तो मार्केट ऊपर ही जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम में क्या हो रहा है, वहीं का वहीं अटका हुआ है वॉल्यूम। समझ रहे, तो क्या इशारा देता है कि भाई वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए था, मजीद ऊपर जाना चाहिए था। तो इस तरीके से यहाँ एक कैंडल है, दिख रहा है आपको, कितना बड़ा कैंडल, जिसने क्या कर दिया, बता दिया कि कितने ज्यादा इसमें सेलिंग प्रेशर बढ़ रहे हैं। अब ये देखिए, इतना बड़ा कैंडल बना है, लेकिन इतने बड़े कैंडल बनने के बावजूद भी इस कैंडल को उसने क्या नहीं कर पाया। तो जाहिर तौर पर अगर आप एक ट्रेंड लाइन बनाएंगे, तो इसको इस तरीके से ही बनाएंगे आप, दिख रहे, समझ रहे, ये यहाँ तक भी अगर मैं बनाता हूँ, देखिए क्या हो गया, ये डिस्ट्रीब्यूशन ही नजर आ रहा है हमें, मार्केट गिरता हुआ ही नजर आ रहा है। यहाँ पर देखिए एक्यूमुलेशन, ये देखिए यहाँ पर ऊपर की तरफ ही बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, समझ रहे, और प्राइस मूवमेंट करके ऊपर की तरफ गया है। वॉल्यूम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब प्राइस की डायरेक्शन में मूव हो, प्राइस किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, अगर उस ट्रेंड के साथ वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है, बढ़ रहा है, तो उस ट्रेंड का कंफर्मेशन होता है। हाई वॉल्यूम ट्रेंड को सस्टेन करने का, हाई वॉल्यूम क्या करता है, ज्यादा वॉल्यूम ज्यादा है तो ट्रेंड सस्टेन, मतलब चलेगा ट्रेंड, ये गिरेगा नहीं, समझ रहे, ट्रेंड को सस्टेन करने का सिग्नल होता है। रिवर्सल सिग्नल, अगर प्राइस एक डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन वॉल्यूम वीक हो रहा है, कम हो रहा है, तो ये पॉसिबल सिग्नल हो सकता है कि ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। अच्छा, एक चीज यहाँ बता दूं मैं, इंपॉर्टेंट चीज, कि हम सिर्फ वॉल्यूम नीचे गिर रहा है करके हमको एग्जिट नहीं लेना है, या वॉल्यूम बढ़ रहा है करके हमको एंट्री नहीं लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन के ऊपर हमारा, मतलब हमने टेक्निकल इंडिकेटर्स को फोकियत कभी भी नहीं देंगे प्राइस एक्शन के ऊपर, पहले प्राइस एक्शन फिर टेक्निकल इंडिकेटर्स। अगर हमारा कौन, अगर हमारा
प्राइस एक्शन भी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, इंडिकेटर को फॉलो कर रहा है। तो दोनों सेम चीजें बता रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो एक एक तरफ दूसरा दूसरी तरफ, तो भाई हम प्राइस एक्शन के साथ चलेंगे। समझ रहे हो? रिवर्सल सिग्नल क्या है? अगर प्राइस एक डायरेक्शन में जा रहा है लेकिन वॉल्यूम वीक हो रहा है तो क्या है? पॉसिबल सिग्नल हो सकता है कि ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, यानी नीचे गिरने वाला है। ब्रेकआउट कंफर्मेशन, जब कोई स्टॉक रेजिस्टेंस या सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है और उसके साथ हाई वॉल्यूम होता है तो ये स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट का सिग्नल होता है। अच्छा, ब्रेकआउट में अगर कहीं पर कोई ब्रेकआउट हो रहा है और उसमें ब्रेकआउट में उस कैंडल पर कोई खास वॉल्यूम नहीं है तो इसको फॉल्स ब्रेकआउट आमतौर पर लोग समझते हैं। अच्छा वॉल्यूम के साथ अगर ऊपर जा रहा है तो क्या माना जाता है कि भाई इस स्टॉक के अंदर कुछ तो दम है। अच्छा, पुल बैक क्यों? अगर ब्रेकआउट के बाद आमतौर पर क्या होता है, एक पुल बैक होता है जब कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होता है, और पुल बैक टेम्पररी प्राइस डिप करता है, तो वॉल्यूम का एनालिसिस हेल्पफुल होता है। अगर पुल बैक के दौरान वॉल्यूम लो है तो ये सिग्नल देता है कि पुल बैक वीक है और स्टॉक वापस ट्रेंड में आने वाला है। यानी एक मिसाल के तौर, पुल बैक तो हम दो हर तरफ से हो सकता है ना, सेकेंडरी ट्रेंड कहीं से भी बन सकता है। अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में अभी हम लोग अप ट्रेंड को मान कर चलते हैं। ये ऐसे ऊपर जा रहा है मार्केट, थोड़ा सा नीचे आया। अब ये नीचे आने में अगर वॉल्यूम नॉर्मल है तो ठीक है, लेकिन नीचे आने में अगर वॉल्यूम बहुत बड़े बड़े बन रहे हैं तो डरने वाली बात है। समझ रहे? लेकिन वॉल्यूम ऐसे ही नॉर्मल से नॉर्मल हल्का फुल्का सा है तो पता चलता है कि नहीं कोई बात नहीं, यहाँ से आएगा आके ऊपर वापिस चला जाएगा। समझ रहे? अब पहले ही बता रहा हूं मैं, सेकेंडरी ट्रेंड कहीं का भी बन सकता है। वॉल्यूम एंड प्राइस पैटर्न्स, कुछ प्राइस पैटर्न्स जैसे कि हेड एंड शोल्डर्स एक्सेट्रा के साथ वॉल्यूम का एनालिसिस इंपॉर्टेंट होता है। अगर पैटर्न के फॉर्मेशन के साथ वॉल्यूम भी मूव करता है तो उस पैटर्न का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये देखिए, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज, प्राइस अप ट्रेंड। दिख रहा है आपको? वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है। इधर वॉल्यूम गिर रहा है, इधर वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, प्राइस भी, और स्टॉक के प्राइस गिर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? आप लोगों को एक चीज मैं बताऊं, इसको थोड़ा अच्छे से और क्लियर से बताता हूं मैं। इसीलिए मैंने क्या कहा था कि प्राइस के कलर के साथ वॉल्यूम का कलर क्या नहीं करता है, मैच नहीं करता है। यानी जो कैंडल बन रहा है, जो कैंडल बन रहा है उस कैंडल में अगर क्या है, उस कैंडल के अंदर अगर क्या है, वॉल्यूम ज्यादा है, चाहे वो कैंडल ग्रीन बने या रेड बने, तो इसका मतलब क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग कैंडल माना जाता है। अगर वो बियरिश कैंडल बन रहा है तो स्ट्रॉन्ग बियरिश माना जाता है। अगर वो बुलिश कैंडल बन रहा है तो वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल माना जाता है। समझ रहे? आमतौर पर लोग जो बुलिश ट्रेंड है, अप ट्रेंड को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। क्यों? अप ट्रेंड के अंदर प्राइस भी ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है। अब डाउन ट्रेंड में प्रॉब्लम ये होता है, लोगों के दिमाग में होता है कि डाउन ट्रेंड में प्राइस नीचे जा रहा है तो वॉल्यूम भी नीचे जाना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं है। वॉल्यूम को तो ऊपर ही जाना है ना। वॉल्यूम का तो ट्रेंड के साथ थोड़ी ये है कि ट्रेंड नीचे आ रहा है तो वॉल्यूम भी नीचे आएगा। नहीं, वॉल्यूम का क्या है ताल्लुक? वॉल्यूम ट्रेंड को कंफर्म करता है। वॉल्यूम क्या करता है? ट्रेंड को कंफर्म करता है कि ट्रेंड भी ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी ऊपर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इस ट्रेंड के अंदर दम है। अब ट्रेंड तो सिर्फ अकेला अप ट्रेंड नहीं होता है ना, ट्रेंड डाउन ट्रेंड भी होता है, ट्रेंड अप ट्रेंड भी होता है, दोनों होते हैं। ये हमारा डाउन ट्रेंड है, ये हमारा अप ट्रेंड है। अब अप ट्रेंड के अंदर जब वॉल्यूम बढ़ रहा होता है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलो भाई वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब ऊपर जाएगा। लेकिन जब डाउन ट्रेंड के अंदर जब वॉल्यूम बढ़ता है तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते। हम सोचते हैं कि डाउन ट्रेंड में वॉल्यूम बढ़ रहा है तो आहिस्ता आहिस्ता मार्केट वापस वापस ऊपर की तरफ आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। डाउन ट्रेंड के अंदर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो उसको नीचे लाएगा। इसका मतलब ये है कि इसमें सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। इसीलिए कैंडल इसका है तो कुछ भी नहीं है, कलर कोई माना नहीं रखता है, लेकिन ये इसमें फायदा ये हो जाता है
इसमें फायदा ये हो जाता है कलर रहने में कि एक ये होता है कि भाई चलो कौन सा ये ट्रेंड अभी ज्यादा अच्छा चल रहा है, समझ रहे, ये एक कंफर्मेशन के लिए आसानी हो जाती है, यानी एक साइकोलॉजिकल क्या रहता है, थोड़ी सी मदद मिल जाती है, बाकी इसका कोई खास कलर से फर्क नहीं पड़ता है। बात क्लियर है? बात समझ में आ गई आप लोगों को? ये बहुत इंपॉर्टेंट थी बात। हाँ, बार को देखकर बायर्स और सेलर्स की क्वांटिटी भी पता चलती है। आप सबसे आसान ये है, यहाँ वहां से करने के बजाय क्या कर लीजिए कि एनएससी की वेबसाइट पे जाके देख लीजिए कि उस दिन का वॉल्यूम कितना था। ये देखिए, वॉल्यूम अप ट्रेंड, डिक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम के अंदर अब ये प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन वॉल्यूम नीचे की तरफ आ रहा है। प्राइस को उसने क्या कर दिया, नीचे की तरफ लेके आ गया। प्राइस को उसने क्या कर दिया, नीचे की तरफ लेके आ गया। समझ रहे? ओके। अब ये चीजें यहां तक अगर क्लियर हो गई है तो मैं थोड़ा आगे बढ़ूं। अभी एक ही चीज बची है। एक चीज होता है कन्वर्जन, एक चीज होता है कन्वर्जन, और एक होता है डाइवर्जन। देखिए, दोनों चीजों को अच्छे से समझिए। कन्वर्जन क्या होता है, दोनों साथी एक तरफ चल रहे हैं, दोनों साथ साथ चलने को कन्वर्जन कहते हैं। लिख लीजिए आप उसको। दोनों चीजें, प्राइस और इंडिकेटर, प्राइस और इंडिकेटर दोनों साथ चले तो उसको क्या कहते हैं, कन्वर्जन। अगर वहीं पर प्राइस ऊपर जा रहा है और इंडिकेटर नीचे आ रहा है तो उसको क्या कहते हैं, डाइवर्जन। उसको क्या कहते हैं, डाइवर्जन। प्राइस, दोबारा मैं बता रहा हूं, अच्छे से ध्यान से सुनिए, चाहे तो कोई साहब यहां लिख भी दीजिए। अगर दोनों चीज साथ में चल रहे हैं, दोनों चीज, प्राइस भी ऊपर और इंडिकेटर भी ऊपर, दोनों साथ चल रहे हैं तो उसको कहते हैं कन्वर्जन। कन्वर्जन, CONVERGENCE, कन्वर्जेंस। समझ रहे? उसको क्या कहते हैं, कन्वर्जेंस। इसको मैं यहां पर लिख देता हूं, मैं ये लिख दिए मैंने। और दूसरा होता है डाइवर्जेंस। समझे? प्राइस और इंडिकेटर दोनों साथ चल रहे हो तो उसको क्या कहते हैं, कन्वर्जेंस। अगर वहीं पर प्राइस एक तरफ, इंडिकेटर दूसरी तरफ, तो उसको क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस। उसको क्या कहते हैं, डाइवर्जेंस। क्लियर है? प्राइस एक तरफ और इंडिकेटर दूसरी तरफ, तो इसको क्या कहेंगे, डाइवर्जेंस। ये चीजें अगर क्लियर है तो आगे बढ़ू मैं, क्योंकि डाइवर्जेंस ही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डाइवर्जेंस समझ में ना आए तो याद रखिए, आप मार खाएंगे बहुत, मतलब मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते आप। यही चीज आप पूछ लीजिए हमारे दोस्तों को, हमारे जो पुराने हजरात थे, जो आपके ऑर्गेनाइजर्स हजरात थे, उनको पूछ लीजिए। डाइवर्जेंस की बुनियाद पर हम लोग ट्रेड लेते हैं, और जब लोग कंफर्म करते हैं और ये वगैरह वगैरह करते हैं, तब हम लोग निकल के आ जाते हैं। क्या मैं गलत बता रहा हूँ? हमारे ऑर्गेनाइजर बताए। अच्छा, सब चले गए क्या? कोई भी नहीं है? नहीं, सही बता रहे हैं हजरत। बिल्कुल सही हजरत। समझ रहे? ये इसीलिए मैं डाइवर्जेंस को और कन्वर्जेंस को बहुत डिटेल में समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। ओके। प्राइस और वॉल्यूम के, अब अच्छा ये देखिए, इंडिकेटर तो
ये सारे के सारे इंडिकेटर ही है ना, वॉल्यूम हो गया, एमएससीडी हो गया, उसके बाद जो है आरएसआई हो गया, और मूविंग एवरेजेस हो गया, जितने भी एडीएक्स वगैरह जो कुछ भी है, जितने भी है, ये सब के सब कौन है? इंडिकेटर है। तो इनके प्राइस एक्शन तो हम हमारा अलग है ना, जिसके अंदर चार्ट कैंडल की बातें होती है, वो क्या है? प्राइस। और इंडिकेटर जिसमें क्या होता है, जिसके कुछ कोडिंग सोडिंग रहते हैं, ये क्या होते हैं? इंडिकेटर्स। दोनों अलग अलग चलते हैं। तो इसलिए हम लोग डाइवर्जेंस को हम समझते हैं अभी। कन्वर्जन को समझ के मतलब है नहीं, क्योंकि दोनों साथ चल रहे तो उसको क्या समझना है। लेकिन हमें तो डाइवर्जेंस को समझना है, यानी प्राइस से पहले, प्राइस के नीचे उतरने से पहले हमें समझ जाना है कि इसके अंदर दम खम कितने हैं, नहीं है। ठीक है। अब देखिए, डाइवर्जेंस एक ऐसी सिचुएशन है जहां दो रिलेटेड इंडिकेटर्स या मेजर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। ट्रेडिंग और टेक्निकल एनालिसिस में डाइवर्जेंस का मतलब है कि प्राइस और कोई इंडिकेटर, जैसे प्राइस, जैसे क्या है, प्राइस वॉल्यूम एक ही ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये अक्सर एक वार्निंग साइन होता है, जो पोटेंशियल ट्रेंड रिवर्सल या वीकनेस को इंडिकेट करता है। समझ रहे? ये इतना लंबा कहानी का ये जो यहाँ से यहाँ तक जो मार्टिन ने कहा है, उसका शरह खुद मार्टिन ने कर दिया है। समझ रहे? ठीक है। सिंपल अल्फाज में, जब प्राइस एक डायरेक्शन में जा रही है, जैसे ऊपर या नीचे, लेकिन इंडिकेटर उसके ऑपोजिट चल सिग्नल दे रहा है, तो इसे डाइवर्जेंस कहते हैं। जो मैंने अपने अल्फाज में भी कहा, ये असल में मैंने इसका इंग्लिश इंग्लिश का उर्दू उर्दू में तर्जुमा किया है, तो इसकी वजह से इतना लंबा हो गया है। मैंने कहा यार ये क्या जरूरत है, लेकिन डेफिनेशन तो डेफिनेशन है, डेफिनेशन को तो हम बदल नहीं सकते हैं। तो इसलिए मैंने अपने अल्फाज में बता दिया कि सिंपल अल्फाज में, जब प्राइस एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, जैसे ऊपर या नीचे, लेकिन इंडिकेटर्स उसके ऑपोजिट सिग्नल दे रहा है, तो इसको डाइवर्जेंस कहते हैं। टाइप्स ऑफ डाइवर्जेंस, अब देखिए। बुलिश डाइवर्जेंस, पॉजिटिव डाइवर्जेंस। बुलिश डाइवर्जेंस तब होती है जब प्राइस गिर रही है, प्राइस गिर रही है, लेकिन उसका जो ऑपोजिट इंडिकेटर है वो ऊपर जा रहा है, उसको कहते हैं बुलिश डाइवर्जेंस। समझ रहे? यानी ये हमारा प्राइस है। ये अभी वॉल्यूम की बात थोड़ी देर के लिए छोड़ देता हूं मैं, अभी सिर्फ एक काम करता हूं मैं। एक होता है बुलिश डाइवर्जेंस, यानी यहां से प्राइस गिर रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, हमारा यहाँ नीचे जो है, जो हमारा क्या कहते हैं उसको, इंडिकेटर जो रह रहा जो है, वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो नीचे की तरफ जो गिरने का जो जो गिरावट जो है, इसके अंदर कोई खास दम नहीं है। ये कभी भी यहीं से रुक सकता है, कहीं भी रुक सकता है, और उसके बाद जहां हम लोग इंतजार में रहते हैं, ऐसे वक्त में हम उस स्टॉक को अपने दिमाग में रख लेते हैं और कहते हैं कि बस मौका आने दो, हम क्या कर लेंगे, मौका मिलेगा तो हम, क्या है भाई, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे, मौका मिलेगा तो हम बता देते हैं। तो ऐसे ही जहां पर मौका मिलता है हम एंट्री लेते हैं और लेकर, ऐसे ही जब प्राइस बढ़ रहा है और ये हमारा दोनों कन्वर्जन साथ में चल रहे हैं, इंडिकेटर साथ में चल रहा है, तो हम भी चलते हैं। और जैसे ही इंडिकेटर्स ने क्या कर दिया, डाइवर्जेंस देना शुरू कर दिया, ये प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन ये इंडिकेटर नीचे आ रहा है, तो हम आहिस्ता आहिस्ता निकलने की तैयारी कर लेते हैं। ये हेलो साहब कौन है भाई? अपना नाम दुरुस्त कीजिए। ये हेलो कौन साहब है जिनके यूजर नेम भी नहीं है? अपना यूजर नेम दुरुस्त कर लीजिए, वरना किसी दिन आप शक के दायरे में आ जाएंगे। ठीक है, मुझे लगता है किसी कोई साहब है जिनका पुराना अकाउंट खत्म होकर नया अकाउंट आया है, इसी वजह से ये ऐसा हुआ होगा। ये कुछ और मसला होगा। अफान साहब हमारे में जरा देख लीजिए क्या इशू है। ठीक है। टाइप्स ऑफ डाइवर्जेंस मैंने बता दिया ना। बुलिश डाइवर्जेंस, पॉजिटिव डाइवर्जेंस, यानी बुलिश डाइवर्जेंस तब होता है जब प्राइस गिर रही हो और वॉल्यूम भी कम हो रहा है।
जब बताता क्या है भाई, बुलिश डाइवर्जेंस तब होती है जब, हाँ, प्राइस गिर रही है और वॉल्यूम भी क्या डिक्रीज हो रही है। प्राइस इधर से गिर रही है, वॉल्यूम को तो इंक्रीज होना चाहिए था, बजाय इंक्रीज होने के वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब क्या है, इस स्ट्रेंथ के अंदर जो गिरावट है, इस गिरावट के अंदर कोई खास दम नहीं है, जो कोई खास दम नहीं है, समझे? ठीक है। और कभी भी पॉसिबल है कि डाउन ट्रेंड खत्म हो और स्टॉक अप ट्रेंड की तरफ जाना शुरू कर दे। ठीक है। बियरिश डाइवर्जेंस क्या है? नेगेटिव डाइवर्जेंस। बियरिश डाइवर्जेंस तब होता है जब प्राइस ऊपर जा रही हो और वॉल्यूम कम हो रहा है। वॉल्यूम भी ऊपर जाना चाहिए था ना, लेकिन ऊपर जाने की बजाय नीचे आ रहा है। तो जो दिखाता है कि अप ट्रेंड वीक हो रहा है और स्टॉक नीचे गिर सकता है। ठीक है। अब ये देखिए, हमने एक क्या दे दिया, एक हमने आपके सामने पूरा एक ये दे दिए। बुलिश ट्रेंड में क्या होता है, प्राइस भी इंक्रीज हाई वॉल्यूम के साथ, प्राइस इंक्रीज प्लस वॉल्यूम भी हाई होता है, ज्यादा रहता है। इसको ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड। गलत जगह इसका ये हो गया, स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड। ये देखिए यहां पर मैंने दिया प्राइस इंक्रीज राइजिंग, वॉल्यूम भी राइजिंग। ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड। प्राइस कंटिन्यू टू राइज, यानी प्राइस मजीद ऊपर जा सकता है। दूसरा क्या है, वीक बुलिश ट्रेंड। प्राइस तो इंक्रीज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम लो है, तो ये क्या है, वीक बुलिश ट्रेंड। ये देखिए, प्राइस इंक्रीज और वॉल्यूम डिक्रीज, तो क्या है, वीकनेस आ गया। तीसरा क्या है, प्राइस गिर रहा है और वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, तो ये क्या है, ओ, गड़बड़ हो गया इसमें। डाउन ट्रेंड क्या है, इसके अंदर ये था कि डाउन ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है। ये थोड़ा इस ये वाला ऊपर आना था, नीचे आ गया, ऊपर नीचे हो गया। डाउन ट्रेंड स्ट्रांग है ये, डाउन ट्रेंड इज कंटिन्यूस, क्योंकि वॉल्यूम ऊपर जा रहा है। ये गलत हो गया, ये वाला यहाँ है। अभी मैं इसको क्या कर देता हूँ, थोड़ा सा इसको कर देता हूँ क्लियर। ये देखिए, ये है, ये देखिए डाउन प्राइस क्या है, नीचे जा रहा है और वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, यानी डाउन ट्रेंड के अंदर क्या है, दम है। डाउन ट्रेंड के अंदर दम है। इसकी वजह से ये वाला इसके साथ है, समझ रहे, प्राइस वीक और वॉल्यूम बियरिश, डाउन ट्रेंड इज कंटिन्यूअस, डाउन ट्रेंड पूरा कंटिन्यू है, लेकिन ये गड़बड़ होके नीचे आ गया और ये ऊपर वाला इधर है, यानी प्राइस भी गिर रहा है और वॉल्यूम भी गिर रहा है, यानी डाउन ट्रेंड वीकनेस है, डाउन ट्रेंड के अंदर वीकनेस है। तो ये असल में गड़बड़ होके, मैं इसको कर देता हूं, ये वाला है 3 नंबर, ये 3 नंबर के साथ, और ये है 4 नंबर इस 4 नंबर के साथ। ठीक है, क्लियर है? ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, असल में मैंने सही भी किया था आज, लेकिन उसको शायद सेव नहीं किया और वो रह गया हो। ठीक है, ये क्लियर है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। क्लियर है कि नहीं? ओके, चलिए आज के लिए इतना ही। अब कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं।